हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर ली थी। उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफाइन कर दिया था, काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन भी करा दिए थे। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हालांकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन तो जेई ने नहीं पूछा है, बट ब्रीफ में बात कर लेते हैं अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हालांकि ये फिजिक्स में भी कॉमन होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बट लेट अस टेक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हेडिंग लिखो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है विच एब्जॉर्ब्स ऑल द वेवलेंथ्स फॉलिंग ऑनटू इट एंड ऑन हीटिंग इट इमिट्स ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो लिखो ब्लैक बॉडी is an ideal body which absorbs all the electromagnetic radiations falling on it. तो ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट। ऑल्सो ऑन हीटिंग इट इमिट्स ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सभी तरह की वेवलेंथ्स ये इमिट आउट करते हैं। तो आइडियल बॉडी, एक ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी विच absorbs all the radiations falling on it and on heating it gives the continuous range of the wavelengths of the light emitted out. अच्छा, what is black body radiation? When an object is heated, black body मान रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, when an object is heated it emits energy in the form of electromagnetic radiations. So what is black body radiation? Black body radiation is the distribution of intensity of radiations emitted, intensity of emitted radiations, the distribution of intensity of emitted radiations with frequency or wavelength of emitted light. तो क्या बात कर रहे हैं? ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन टू इट एंड ऑल्सो ऑन हीटिंग इट इमिट्स ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड रेडिएशंस विद द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट। कैसे? एक ग्राफ है, वो ग्राफ याद रखना है आपको। तो ग्राफ क्या है? पहले एक बात यहां तक की बात नोट कर लें, उसके बाद वो ग्राफ बनाएंगे। नोट इट डाउन। देखो क्या है, ये एक इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट एंड दिस इज वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ और इंटेंसिटी कि कौन सी वाली वेवलेंथ की इंटेंसिटी कितनी होगी, एंड द ग्राफ एट अ गिवन टेम्परेचर
इट इज फाउंड टू बी लाइक दिस। मान लो कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कुछ है तो इट इज लाइक दिस, टेम्परेचर बढ़ाओ तो इट इज लाइक दिस। This is lambda max at temperature T1. This is lambda max at temperature T2. ये टेम्परेचर T1 हुआ एंड दिस इज टेम्परेचर T2। ऊपर वाला टेम्परेचर T2 है एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। देखो ये पैटर्न है इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड रेडिएशंस और इमिटेड लाइट विद द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड लाइट। क्या है ये? जैसे जैसे आप हीट करते हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर काफी ज्यादा होते हैं ये 1000, 2000, 3000 डिग्री सेल्सियस लाइक दैट दिस टेम्परेचर। तो T2 इज ग्रेटर देन T1, हायर टेम्परेचर पे ये लोअर टेम्परेचर क्या शो करता है कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली जो, मान लो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ है तो इसकी इंटेंसिटी कम है। जैसे जैसे वेवलेंथ घटती है इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, बट उसके बाद में ऐसा नहीं कि वेवलेंथ घटती जाएगी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, उसके बाद में वेवलेंथ और घटती है तो इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड लाइट डिक्रीजेज। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल पैटर्न ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड लाइट ऑफ द रेस्पेक्टिव वेवलेंथ। इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इमिटेड फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इमिटेड फोटॉन्स की संख्या कितनी है? 1000 फोटॉन 6000 एंगस्ट्रॉम वाले हैं, 2000 एंगस्ट्रॉम वाले मान लो 5000 एटम्स हैं, 5000 फोटॉन्स हैं। सो लाइक दैट तो रेडिएशंस ऑफ द इमिटेड लाइट जो है उनकी इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन विद वेवलेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड और शोन इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हुआ? When temperature is raised from T1 to T2, तो देखो ये जो पीक है, पीक क्या रिप्रेजेंट करती है? पर्टिकुलर वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम। सो व्हाट इज लैम्डा मैक्स? लैम्डा मैक्स इज द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट, इमिटेड रेडिएशंस at which intensity is maximum. At a given temperature. तो किसी गिवन टेम्परेचर पर जो वेवलेंथ है, वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम। तो ये वेवलेंथ घट जाती है एट द मैक्सिमम इंटेंसिटी लाइट। टेम्परेचर बढ़ाने पर कम वेवलेंथ वाली जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमा है, मैक्सिमा शिफ्ट्स टू द लेफ्ट साइड। और ये एक रिलेशन भी होता है कि लैम्डा मैक्स इनटू एट ए गिवन टेम्परेचर T इनटू इट्स टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दिस इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, या फिर यूं कह सकते हो लैम्डा मैक्स एट टेम्परेचर T1 इनटू टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू लैम्डा मैक्स एट टेम्परेचर T2 इनटू टेम्परेचर T2। सो दिस इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कहने का मतलब ये हुआ, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड लाइट इज मैक्सिमम वो घट जाएगी एंड द प्रोडक्ट वुड रिमेन सेम। बस इतना काफ़ी है। जेई डज नॉट आस्क क्वेश्चन, केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आते। बस इतना जरूर याद रखें कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज वेल एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टिकल नेचर और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इस पॉइंट को भी लिख लें। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स the phenomena of black body radiation। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन
classical theory of the Maxwell's wave theory does not explain it. Classical wave theory or Maxwell's wave theory does not explain it. तो ये लिख लेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्लासिकल वेव थ्योरी और मैक्सवेल्स वेव थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये एक फॉर्मूला है, हालांकि दिस इज ऑल्सो नॉट यूजफुल, यू मे नॉट फाइंड एनी क्वेश्चन इन केमिस्ट्री ऑन दिस, फिजिक्स पीपल डील इट इन अ बेटर वे। तो चूंकि नाम आया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो एक बार इसके बारे में जानना जरूरी था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो वेवलेंथ है दैट शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। इसका मतलब लोअर वेवलेंथ वाली लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, लोअर वेवलेंथ मींस हायर फ्रीक्वेंसी। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस और डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो ये यहां तक की बात नोट करो, फिर हेडिंग लिखेंगे डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, नोट इट डाउन। वेल हेडिंग लिखें डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली साहब ने तो अजीब सी बात कह दी। जैसे प्लैंक्स ने जब पहली बार ये कहा ना कि ये जो लाइट आ रही है, सूरज से रोशनी आ रही है या ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, तब भी बहुत हो हल्ला हुआ था कि बिकॉज वेव नेचर वॉज क्वाइट प्रीडोमिनेंट और प्रीवेलेंट फॉर लाइट और सनलाइट। बट प्लैंक्स ने कहा कि दिस एनर्जी प्रोपेगेट्स और मूव्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। ऐसी एक बार हो हल्ला जब हुआ जब डी ब्रॉगली साहब ने अपनी बात कही और बिल्कुल उल्टा बोल दिया। प्लैंक साहब ने क्या कहा कि लाइट हैज गॉट द डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। इन्होंने साहब ने डी ब्रॉगली साहब ने उल्टा बोल दिया कि मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटम होते हैं, दे हैव गॉट द पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। सुनो दोनों बातें। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में प्लैंक साहब ने क्या बात बोली थी? लाइट हैज गॉट द डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। और इन साहब ने, डी ब्रॉगली साहब ने क्या बात बोल दी? इन्होंने ये कह दिया कि ए मूविंग पार्टिकल हैज गॉट द वेव नेचर ऑल्सो, दैट मीन्स अ मूविंग पार्टिकल हैज गॉट पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। तो ये क्या है? दिस इज ऑल अबाउट डुअल नेचर ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और मैटर वेव्स तो डी ब्रॉगली साहब का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जैसा छोटा पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो इट विल हैव द वेव नेचर एंड दैट वेव नेचर कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। और ये वेरीफाई हुआ भी बाय डेविसन एंड जर्मर। तब जाके लोगों को विश्वास आया। पहले तो इन पर लोग हंसे, क्या कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इट हैज द वेव नेचर, व्हाट इज इट। बट जब उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर लिया गया और प्रूव कर दिया गया कि नहीं, इनकी बात में वजन है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, देन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, द थ्योरी वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इनिशियली इट वाज कॉल्ड हाइपोथेसिस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। मैटर वेव्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैटर वेव्स। इलेक्ट्रॉन क्या है? मैटर, पार्टिकल मूव कर रहा है तो इट विल हैव द मैटर वेव्स। तो क्या बात बोली? पॉइंट वाइज लिखते हैं। डी ब्रॉगली proposed that
a moving particle like electron has particle as well as wave nature. De Broglie proposed that a moving particle like electron has particle as well as wave nature. He इस नेचर को बोला गया. Now wave nature of electron describes wave mechanical model of atom. Schrödinger wave equation. ध्यान दो, डुअल नेचर ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और मैटर वेव्स की बात कही डी ब्रॉगली साहब ने. इन्होंने कहा कि कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स, तो दे विल हैव the particle as well as wave nature. or now the wave nature of electron describes wave mechanical model of the atom. और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगा, वो भी पढ़ेंगे इस सब के बाद में. अभी तो पहला बोहर मॉडल आएगा, उसके बाद की बात करेंगे. तो पहले डी ब्रॉगली है, उसके बाद बोहर मॉडल, फिर आएगा वो वेव मैकेनिकल मॉडल और श्रोडिंगर वेव मॉडल, जिसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं. तो क्या बात, तो कुछ इस तरीके से बोला उन्होंने कि वेव नेचर का, जैसे फॉर फोटॉन, जैसे फोटॉन के लिए और लाइट के लिए क्या यूज करते हैं, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. भाई लाइट के लिए क्या एनर्जी यूज करते हो, m इंटू सी स्क्वायर, बिकॉज लाइट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट c. एक c से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से अगर लैम्डा देखें तो h अपॉन m इंटू सी. बट दिस इज द वेवलेंथ फॉर लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट. ये लाइट की वेवलेंथ है. h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, m इज द मूविंग मास ऑफ फोटॉन. फोटॉन के लिए रेस्ट मास जैसा कुछ भी नहीं होता. दिस इज द मूविंग मास ऑफ फोटोन. अभी वापस आएंगे इस पे, मूविंग मास और रेस्ट मास क्या चीज होती है. पार्टिकल्स के लिए डिफाइन करते हैं, मैटर पार्टिकल्स के लिए वी डिफाइन रेस्ट मास, बट फोटॉन्स के लिए यू कैन ओनली डिफाइन द मूविंग मास. तो मूविंग मास ऑफ फोटॉन, देयर इज नथिंग लाइक रेस्ट मास ऑफ फोटॉन. फोटॉन के लिए रेस्ट मास जैसा कुछ भी नहीं होता. फोटॉन का मास केवल मूविंग मास ही है, बिकॉज फोटॉन इज नथिंग बट फास्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फोटॉन्स. तो लाइट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द लाइट इज टेकन सच ए हाई वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. उसके लिए ये मूविंग मास ही है. देयर इज नथिंग लाइक रेस्ट मास. ऐसा नहीं कि फोटॉन को रोक लिया ना, तोलियो कितना है, ये हल्का है ना. There is nothing like rest mass of the photons. Rest mass term is defined for matter particles जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मैं क्रिकेट की बॉल, ये सब क्या है, मैटर पार्टिकल्स. तो जैसे फोटॉन के लिए ऐसा बोला, मैं ऊपर की बात हटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, एक बार नोट कर लो. ऊपर के 2 स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट तो जैसे फोटॉन के लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी होता है. बाई एनालॉजी डी ब्रॉगली सजेस्टेड फॉर मैटर वेव्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ lambda is equal to h upon m into v. सुनो,
सुनो सुनो, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी है फोटोन के लिए, दिस इज फॉर फोटोन, दिस इज फॉर लाइट, दिस इज नॉट फॉर मैटर पार्टिकल्स, बिकॉज मैटर पार्टिकल कैन नॉट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं मूव करेगा, इट विल मूव लेसर स्पीड देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फोटोन के लिए था। तो जैसे फॉर्मूला फोटोन के लिए था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, उन्होंने मैटर पार्टिकल के लिए बोल दिया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मैटर वेवलेंथ जो होती हैं, मैटर वेव्स जो होती हैं उनकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। सी की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? वी। सो व्हाट इज वी? वेलोसिटी ऑफ मैटर पार्टिकल। वी इज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स। तो v is the velocity of the matter particle। तो मैटर पार्टिकल की जो स्पीड है वो ये है, एंड h is the Planck's constant and m is the mass of the particle, mass of particle। मैटर पार्टिकल का मास, v is the velocity of the matter particle। हालांकि मैटर पार्टिकल्स के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जो अभी कहा भी हमने, रेस्ट मास एंड मूविंग मास। फॉर मैटर पार्टिकल्स m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v अपॉन c का होल स्क्वायर, where m is moving mass of matter particle and m naught is rest mass of matter particle। तो m is equal to m naught upon square root of 1 minus v upon c का स्क्वायर, where c is the speed of light, v is the speed of the particle। जनरली स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हालांकि बहुत तेज मूव करता है, बट स्टिल v इज मच लेस देन c। तो v की वैल्यू c से बहुत कम होती है, तो ये जो वैल्यू आती है ये काफी स्मॉल होती है। तो वर्चुअली m इज नियरली इक्वल टू m नॉट, व्हेन v इज मच लेस देन c, होता ही है वो, तो m इज नियरली इक्वल टू m नॉट। हाँ, इफ v इज इक्वल टू c हो जाए तो m कितना हो जाएगा? जैसे ये हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इट टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो मूविंग मास ऑफ अ पार्टिकल बिकम्स इनफाइनाइट इफ इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, बट अ मैटर पार्टिकल डज नॉट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्या बात कर रहे हैं? मूविंग मास बिकम्स इनफाइनाइट इफ द वेलोसिटी ऑफ द मैटर पार्टिकल बिकम इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, बट ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो हालांकि ये फॉर्मूला हमारे लिए कोई बहुत यूजफुल नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए m नॉट इज द रेस्ट मास, m इज द मूविंग मास इज इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन दिस वैल्यू। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी मूविंग मास विल बिकम ग्रेटर देन द रेस्ट मास। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो। अब बात आती है, हमारे लिए मेन ये फॉर्मूला था। अच्छा, डी ब्रॉगली साहब ने ये कह दी कि कोई इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है तेजी से, तो इसमें वेव नेचर होगा, और वेव नेचर होगा तो वेव की प्रॉपर्टीज में एक वेव लेंथ भी होगी। तो उस वेव लेंथ की जो मैटर वेव लेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है। कहने से बात थोड़ी बनती है, एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई भी किया। किसने? डेविसन एंड जर्मर साहब ने। इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1। लिखेंगे इस बात को, वेवलेंथ ऑफ फास्ट मूविंग electron were verified by Davison and Germer क्या बात कर रहे हैं? वेवलेंथ ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, पाया गया कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है बिल्कुल सिमिलर टू द एक्सरेज है, और वेवलेंथ ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वर वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर एंड मैच्ड विद
with that calculated matched with that calculated from de Broglie's formula. कौन सा? इक्वेशन 1. ये इक्वेशन 1 कौन सी इक्वेशन? दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. तो क्या बात बोली गई? वेव लेंथ ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वर वेरीफाइड बाय द डेविसन एंड जर्मर एंड मैच्ड विद दैट कैलकुलेटेड from de Broglie's formula. This validates de Broglie's concept of matter waves. अच्छा, ये याद रखें, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इट इज फाउंड टू बी सेम एज ऑफ एक्स-रेज. डिफ्रैक्शन पैटर्न, हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नहीं है, बट याद रखें, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज फाउंड टू बी सेम एज दैट ऑफ एक्स-रेज. और एक्स-रेज क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का पैटर्न भी कैसा पाया गया? एक्स-रेज जैसा. इसका मतलब देयर इज अ वेव नेचर इन द मूविंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो देयर इज अ वेव नेचर एसोसिएटेड विद इट. और ये बात किसने कही? डी ब्रॉगली ने. और उस वेव नेचर की जो वेव लेंथ होती है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला h अपॉन m इंटू v. तो इस पूरी कहानी में स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? ये इक्वेशन नंबर 1, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ या मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ है that is equal to h upon m into v. v is the speed of the particle and m is the mass of particle. सर ये कौन सा वाला मास है? रेस्ट मास या मूविंग मास? इट इज अ मूविंग मास, बट रेस्ट मास एंड मूविंग मास फॉर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल इज नियरली सेम. क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज मच लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट. गॉट इट? तो गाइज एक बार इसको नोट कर लो. ये नाम भी याद रखना, डेविसन एंड जर्मर. डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया मैटर वेव्स को. उससे फिर कंफर्म हुआ कि डी ब्रॉगली साहब ने जो कहा वो गलत नहीं था, वो सही था. उससे ये बात वैलिडेट होती है. तो पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट. व्हाट कॉन्सेप्ट? दैट मूविंग पार्टिकल हैज गॉट द पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वेव नेचर ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स. नोट कर लें. वेल, अब बात आती है हमारे पास डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया फॉर द मैटर वेव्स h अपॉन m इंटू वी. और m इंटू वी को प्रोडक्ट को बोलते हैं h अपॉन p, वेयर p इज लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल. Where p is the linear momentum of the particle. Linear momentum is the product of mass and velocity which is equal to m into v. तो यहां से h तो एक कांस्टेंट है, तो लैम्डा वर्सेस अगर p देखें तो साफ दिखाई पड़ता है कि लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ वर्सेस p इट मस्ट बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. हमने कहा था एक दिन ये एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये ग्राफ हुआ. चूंकि मोमेंटम और लैम्डा दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ग्राफ हमारे लिए यूजफुल है. हालांकि सेम ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, बट दैट इज नॉट यूजफुल टू अस.
क्यों? वो क्यों? साफ देख लो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है। अगर पी बढ़ाओगे तो लैम्डा घटेगा और पी घटाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा। तो यही तो हो रहा है, पी बढ़ा रहे हो तो लैम्डा घटेगा और पी कम करोगे तो लैम्डा बढ़ेगा। ऐसा वाला ग्राफ आ जाता है, नॉन लीनियर। लीनियर नहीं है ये, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस यूं भी क्या कर सकते हो, लैम्डा इंटू पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। भाई एच तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। और ये क्या बन गया, और एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। और एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ कौन सा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ड्रॉ कर लें। तो गाइस ये इस तरीके से होता है लैम्डा वर्सेस पी। अब बात आती है कि इस फॉर्मूले में फॉर्मूले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है, ये एक फॉर्मूला, राइट। क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। दूसरा फॉर्मूला, आप ये भी तो जानते हो कि कोई मूविंग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, कुछ भी है, तो एक तरीके से उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हो, पार्टिकल की हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो लिखते हो। एक काम करो, m से यहां भी मल्टीप्लाई कर लो, यहां भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 को इधर ले आओ, तो एम वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो m इंटू वी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये वैल्यू आई, जरा वैल्यू पुट कर लो। नहीं ये फॉर्मूला नहीं है, रहने दो इसको, कभी आप फॉर्मूला याद रखो नहीं। जरा वैल्यू रखना, तो क्या फॉर्मूला आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ द पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला। इन केस kinetic energy is given, then you can use this formula for solving de Broglie's wavelength. Not only that, अच्छा एक बात और पता भी है आपको, if a charged particle is accelerated by a potential difference of v volt, देन आपको एक बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल किसके बराबर होती है, Q इंटू वी। पता है ना, ये बात शुरू में पढ़ी थी, पहले ही लेक्चर में पढ़ी थी हमने ये बात, कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर था, चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज मान लो Q है, उसको एक एक्सेलरेट करा दिया जाए बाय ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, v रह गया v वोल्ट, तो v वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगा करके उसे दौड़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बिकम इक्वल टू Q इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी बिकम्स Q इंटू वी। तो के का फॉर्मूला रखोगे तो बताओ नया फॉर्मूला क्या आ गया। दिस इज ऑल्सो यूजफुल, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी, where m is the mass of the charged particle, q is the charge on the particle, and v is the potential difference applied. v is not velocity, अरे ये कैपिटल v है, वो छोटा v था, ये रहा, वो वेलोसिटी था, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। वेयर लिख भी देंगे, q चार्ज, m मास एंड v पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन वोल्ट। तो ये मेन 3 फॉर्मूले हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोला ही था, इसको मान लो 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे जो पूछे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम एक काम करें कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉन का मास पता होता है, एच की वैल्यू पता है, तो एक रेडीमेड फॉर्मूला बना लें इलेक्ट्रॉन के लिए, ताकि क्वेश्चन आए तो हमें बार बार एच की वैल्यू, एम की वैल्यू, क्यू की वैल्यू ना रखनी पड़े और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो एक काम करो, पहले यहां तक की बात लिखो, नोट इट डाउन।
तो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, एक बार फॉर्मूला लिखो, 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी पोटेंशियल डिफरेंस। तो h की वैल्यू 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन SI यूनिट में कैलकुलेशन कर लो, तो आ गया 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इंटू क्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना है, माइनस मत लगाना, इंटू वी, गुणा भाग करते हो तो लैम्डा कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ नियरली 150 अपॉन वी इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और आपको तो पता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा की वैल्यू डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज इक्वल टू 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बट एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। नोट दैट दिस एक्सप्रेशन applies only for moving electron। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट से उसे एक्सेलरेट कर दिया गया है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 150 अपॉन v। दिस इज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। दिस इज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो गाइज ये तरीका था, ये बड़ा यूजफुल है, ये फॉर्मूला 10 बार काम आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 150 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस v। बट इलेक्ट्रॉन के लिए है केवल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। चलिए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन लिए जाएं बेस्ड ऑन डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट। चलो क्वेश्चन लेते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ find ratio of de Broglie wavelength of proton and alpha particle if both are moving first with the same kinetic energy, second with the same accelerating potential difference from rest। फ्रॉम रेस्ट करो क्वेश्चन को सॉल्व। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले आपके सामने हैं। 3 तरह के फॉर्मूले अभी बताए थे, कौन से की कहां जरूरत पड़ेगी, अकॉर्डिंगली यू कैन डू। एक बार क्वेश्चन तो लिखो। गाइज मैं ये लेफ्ट साइड वाला हटाने वाला हूं, तो आप जरा इसको एक बार नोट कर लें, तो मैं हटा दूं इसको। जरा देखना है यहां सॉल्यूशन। क्वेश्चन में फाइंड रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। पहले पार्ट को सॉल्व करना है। तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला कौन सा था भैया, स्क्वायर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही था ना, यही था ना। अब ध्यान दो, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल चाहिए। एच तो सेम है, कैंसल्ड आउट रेशियो में, 2 कैंसल्ड आउट, मास दोनों के अलग अलग हैं, उल्टा रेशियो आ गया, और काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो सेम विद सेम काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर आ गया मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। और आप तो जानते हो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, इफेक्टिवली 4 प्रोटॉन के बराबर ले लो। तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ये कैंसिल आउट,
and the value comes out to be 2. That's it. This is the answer. This is the answer for the question. जरा सेकंड पार्ट पे आना, क्या बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में? विद सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट, मतलब प्रोटॉन भी और अल्फा पार्टिकल भी दोनों चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों को एक्सेलरेट करा दिया बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द रेस्ट। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई किया है तो कौन सा वाला फॉर्मूला काम आएगा इस बार? डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा वाला? 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी। क्या सेम? एच तो है ही सेम, वी सेम, चार्ज नहीं है सेम, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, 2 भी सेम है। तो इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, उल्टा ऊपर जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा इंटू चार्ज ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। रखो वैल्यूज, ये कोई नई बात नहीं है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मास ऑफ प्रोटॉन ठीक है, एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एमपी से एमपी कैंसिल, एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 8 आ गया, ये 2√2 इज द आंसर। दैट्स इट, यही आंसर है 2√2, यही आंसर है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ बोथ आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो वैल्यू आ गई 2√2। गुणा भाग करके देखें, हमारी कैलकुलेशन गुणा देखो, रफ कॉपी में पॉज करके फिर सॉल्व करो क्वेश्चन को कि हाँ ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और भी क्वेश्चंस लेंगे, पहले एक बार इनको नोट कर लीजिए। इसको रिमूव कर देते हैं। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, पूछ ले, एन इलेक्ट्रॉन is moving with a kinetic energy of 50 electron volt. It is further accelerated. It is further accelerated by a potential difference of, मान लो कुछ ऐसे बोल दिया 25 वोल्ट। Find de Broglie wavelength of electron finally। ये क्वेश्चन था, जरा देखना तो। अगेन दिस इज एन इजी क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इट इज फर्दर एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 वोल्ट। तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी हो गई? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस क्यू इंटू वी। तो 50 प्लस क्यू, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 25 वोल्ट, 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है किसी चार्ज्ड पार्टिकल की। अगर काइनेटिक एनर्जी ये है, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? Q इंटू वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। Q चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पर? 1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली V फाइनल, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, V फाइनल इज 75 वोल्ट। देखो, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फाइनली, इसका मतलब उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 75 वोल्ट का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द रेस्ट अप्लाई करो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आती है 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि कोई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब हम उसे यूं भी मान सकते हैं कि इस पे 500 वोल्ट का 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया होगा, तभी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हैं बात को? मैंने ये प्रूव भी कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी अगर 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया होगा 75 वोल्ट के इक्विवेलेंट, क्योंकि हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन का, केवल इलेक्ट्रॉन का। कौन सा डायरेक्ट फॉर्मूला? लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी हटा दो चलो कभी कंफ्यूज हो, स्क्वायर रूट 150 अपॉन वी इन एंगस्ट्रॉम, तो 150 अपॉन 75 एंगस्ट्रॉम, 7 दूनी 14 रूट 2 एंगस्ट्रॉम, 1.4114 एंगस्ट्रॉम, यही आंसर है 1.414 एंगस्ट्रॉम। इस एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ ऑब्जर्व होगी इन द फॉर्म ऑफ मैटर वेव्स ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तरीका है क्वेश्चन का। दिस इज द मेथड यू कैन यूज फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइज और भी एक दो क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको पहले हटा लेते हैं। अच्छा, ये जो हम ले रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, चलो किसी मैक्रोस्कोपिक लार्ज पार्टिकल के लिए यूज करें। दो तरह के वर्ड यूज करते हैं, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे पार्टिकल्स, जनरल बात है तो। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, एटम, एटसेट्रा। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होते हैं लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स लाइक क्रिकेट बॉल, इवन डस्ट पार्टिकल्स। और डस्ट पार्टिकल तो बहुत छोटा होता है, अरे बहुत छोटा होता है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटम से तो वो बहुत बहुत लार्ज होता है। तो डस्ट पार्टिकल इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो डस्ट पार्टिकल, तो इस तरह के। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए तो हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ निकाल दी। चलो एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए बात करें। बॉल ऑफ, ऐसे बोल दो, a ball of 100 ग्राम इज मूविंग विद अच्छी खासी हाई स्पीड, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक बॉल तेजी से जा रही है। 10 मीटर पर सेकेंड कम ना होता है, 1 सेकेंड में 10 मीटर। फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इट्स डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? कमेंट अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस, अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। चलिए सॉल्व करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो डायरेक्ट सिंपल सीधा साधा फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। तो h 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई मास इज 100 मतलब 0.1 kg इंटू वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर में ही आ गई वैल्यू, तो मीटर में आ गई तो ये कितना हो गया 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर। जरा देखना, it is such a low value of the wavelength, it cannot be experimentally verified.
इतनी लो वैल्यू की वेवलेंथ को हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर ही नहीं सकते। तो देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑन लार्ज पार्टिकल्स और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक डस्ट पार्टिकल और क्रिकेट बॉल और ए बॉल। तो लिख दो दिस इज टू स्मॉल वैल्यू ऑफ wavelength, this is too small value of the wavelength and cannot be experimentally verified, can't be experimentally verified। तो इसको एक्सपेरिमेंटली हम वेरीफाई ही नहीं कर सकते, इतनी छोटी वेवलेंथ किसी भी चीज में नहीं पाई जाती, तो हम वेरीफाई कैसे करें? वी कैन नॉट वेरीफाई। इसका मतलब डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस और नो सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज पार्टिकल्स और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इट इज यूजफुल ओनली फॉर फास्ट माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स। लिखेंगे इस बात को, तो मैं यहां लिख देता हूं डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ये अलग हो गया। डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर मैक्रोस्कोपिक और लार्ज पार्टिकल्स। इट इज यूजफुल फॉर microscopic particles। तो गाइज ये देखो, ये क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल तो कुछ ना था इसमें, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया हमने ये सवाल कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो, बड़े भारी सी बात हो जाएगी, ना कुछ भी ना। इस क्वेश्चन को देने का पर्पस मात्र इतना था कि वी वांटेड टू टॉक अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतनी स्मॉल आ गई कि इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई ही नहीं कर सकते। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑन माइक्रोस्कोपिक और लार्ज पार्टिकल्स। इट इज यूजफुल ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, एटसेट्रा। सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व। ये था तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए भी देख लिया, माइक्रोस्कोपिक के लिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। चलो इस बार क्वेश्चन को क्लब करते हैं। क्लब मतलब डी ब्रॉगलीज भी उसमें शामिल हो और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ के चुके हैं वो भी शामिल हो। वेल लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि a monochromatic light of wavelength, a monochromatic light of wavelength मान लो 3000 एंगस्ट्रॉम strikes a metal of work function 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ of fastest moving photoelectrons।
गाइज ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो जरा इसको, आप खुद ही सॉल्व करो, मुश्किल सवाल नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। सॉल्व इट नाउ। देखो तो क्वेश्चन को, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। चलो आंसर मैच कराओ अपने। क्वेश्चन ने कहा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। 3000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन। तो एक काम करो, फॉर्मूला लगाओ आइंस्टीन्स इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा माइनस w, यही तो फॉर्मूला था। तो 12400 अपॉन लैम्डा की वैल्यू, दिस इज 3000 एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, माइनस w इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.5, ये वैल्यू आ गई। जरा सॉल्व करो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से यहाँ आ गया, 3 चाक 12 और 1 3 माइनस 2.5, 2.50 घटाओगे तो 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आ गया होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये काइनेटिक एनर्जी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हुई, राइट। अब एक बात तो आपको सिखाई हुई है कि किसी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उतना ही उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हुआ होता है। आपको पता है Q इंटू वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए इनटू कितना पोटेंशियल लगाया इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने बताया भी था, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल तो 1.63 वोल्ट। इसका मतलब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको ऐसा मान सकते हैं कि फ्रॉम द रेस्ट इट हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.63 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ गया, और फिर तो फॉर्मूला आपके पास बड़ा स्मार्ट फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला था। वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या था वो? लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 150 बटा वी, 150 अपॉन वी, एंगस्ट्रॉम में है याद रखना, और केवल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है ये। तो स्क्वायर रूट ऑफ 150 अपॉन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस 1.63, 1.63 बस सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा दैट वुड बी योर आंसर, दैट वुड बी योर आंसर। लगभग ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी 9 के आसपास, स्क्वायर रूट ऑफ 990, 8-9 एंगस्ट्रॉम के आसपास की वैल्यू जो भी आएगी वुड बी योर आंसर। तो ये आंसर था, ये क्वेश्चन था। Mark this question as an important question. So this is an important question. इस क्वेश्चन में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट भी है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हुआ है। दो छोटे छोटे टॉपिक्स को मिलाकर क्वेश्चन जब बनते हैं तो कई बार अच्छे सवाल बनते हैं। सो इट इज ए गुड वन, इट इज ए गुड क्वेश्चन, सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व। गॉट इट नाउ? एक आध क्वेश्चन और भी लेंगे डी ब्रॉगली पर, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो नोट कर लें इसको। मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दे कि बोथ अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन आर मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट।
both particles are deaccelerated by 20 वोल्ट, 20 वोल्ट से डीएक्सेलरेट करा दिया। फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ find ratio of de Broglie wavelength of कौन-कौन alpha particle and electron। सोच समझ के सॉल्व करना क्वेश्चन को, ऐसे नहीं, केयरफुली यू हैव टू सॉल्व। करो क्वेश्चन को सॉल्व, देखो इधर, अच्छा इट्स अ गुड क्वेश्चन। Both alpha particles and electrons are moving with the kinetic energy of 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों पार्टिकल्स को डीएक्सेलरेट कराया 20 वोल्ट से, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी फाइनली अल्फा पार्टिकल की कितनी हो गई? 100 माइनस क्यू इंटू वी। डीएक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी घटेगी बढ़ेगी नहीं, तो कितना 100 माइनस क्यू कितना 2v इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, तो कितना 40 घटा दो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ये थी काइनेटिक एनर्जी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन फाइनल इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट इज 100 माइनस क्यू इंटू वी। तो 100 माइनस क्यू, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू हाउ मच, पोटेंशियल डिफरेंस 20, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और पता है आपको लैम्डा किस किस के लिए, अल्फा पार्टिकल अपॉन लैम्डा प्रोटॉन। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं? ये वाला फॉर्मूला लगा लो, काइनेटिक एनर्जी वाला, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला लगाओ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। क्वेश्चन फॉर्मूला तो आपको वो लगाना है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जब आप ये क्वेश्चन एक बार फिर कॉपी में सॉल्व करो, रफ कॉपी में, फिर डीपीपी शीट में जो होमवर्क दे रहे हैं वो सॉल्व करो, then only you will be able to solve all them। तो lambda alpha upon lambda proton would be equal to, अच्छा देखो जरा, H तो सेम ही है, प्रोटॉन नहीं था, इलेक्ट्रॉन था, यस इलेक्ट्रॉन के लिए ये भी इलेक्ट्रॉन था, ठीक बात है। जरा देखना, H सेम है, 2 सेम है, इनवर्स रेशियो आ गया पलट करके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। चलो करो फाइंड आउट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन का 1840वां पार्ट होता है, याद है ये, भूल तो ना गए। mp अपॉन 1840 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, अल्फा नहीं इलेक्ट्रॉन की बात चल रही थी, बिल्कुल सही बात है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 60। 0 से ये 0 कैंसिल, mp से ये mp कैंसिल। जरा सॉल्व करोगे तो देखना क्या हो गया, ये 1 अपॉन 1840, तो एक तरीके से 8 अपॉन 4 इंटू 1840 इंटू 6, 4 2 बार 2 3 बार, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1840 इंटू 3, ये है आंसर। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। It is a huge difference in the de Broglie wavelength। तो साफ दिखाई पड़ता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की de Broglie wavelength काफी ज्यादा है देन कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, क्योंकि फॉर्मूला ही पता है आपको कि मास जितना ज्यादा होगा लार्ज पार्टिकल के लिए, तो de Broglie wavelength उतनी ही कम होगी। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो, ये भूल तो ना गए कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1840। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का 1/1840 टाइम्स होता है। ये एक यूजफुल पॉइंट है, सबको याद रखनी चाहिए ये बात।
तो गाइस ये था डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट। डी ब्रॉगली में एक और कॉन्सेप्ट है, बट वो बोहर मॉडल के बाद बात करेंगे कि किस तरीके से बोहर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल वी कैन वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट। वो अभी नहीं, हमने बाय इटसेल्फ वी हैव टॉक्ड अबाउट द डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, दैट मीन्स टॉकिंग अबाउट द मैटर वेव्स। मैटर वेव्स मीन्स अगर कोई मैटर पार्टिकल मूव कर रहा है तो देयर इज अ वेव नेचर एसोसिएटेड विद इट, और उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा का फॉर्मूला है h/m/v और h/p। p इज द लीनियर मोमेंटम। दैट इज इट, इसको एक बार नोट करें। एंड नाउ वी मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन फैक्ट, विच इज बोहर मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। तो पहले लिख लो यहां तक की बात। Now moving to the very very important part, heading लिखो बोहर एटॉमिक मॉडल। क्या पॉस्टुलेट्स हैं इसके, क्या मेन फीचर्स हैं, वो वन बाय वन वी आर गोइंग टू राइट। अच्छा, बोहर मॉडल में एक पॉइंट तो उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल का ले लिया था। कौन सा? न्यूक्लियर मॉडल। तो बोहर साहब ने भी वही बात कही जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड साहब ने कंक्लूड की थी। क्या? कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड इन स्मॉल सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये बात बोहर साहब ने भी कही, बट बोहर साहब ने इसमें एक बात जोड़ दी। रदरफोर्ड साहब ने तो कुछ कहा ही नहीं था, और रदरफोर्ड साहब के मॉडल फेल होने का सबसे बड़ा कारण था मैक्सवेल्स वेव थ्योरी। हमने समझाया भी था कि मैक्सवेल की वेव थ्योरी के हिसाब से इफ एट ऑल एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर रेडियो एक्सेलरेशन इट मस्ट लूज एनर्जी, और एनर्जी लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा ना। इस बात का रदरफोर्ड साहब के पास कोई जवाब नहीं था। यहीं पे बोहर साहब ने तो बात ही खत्म कर दी, नक्की कर दिया मामला। यूं बोल दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है एंड इट डज नॉट लूज एनर्जी। भाई इतना बोल दिया, एंड इट डज नॉट लूज एनर्जी, बात ही खत्म कर दी कि इट मेंटेन्स इट्स एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट। तो क्या पॉइंट था? पॉइंट वाइज लिखो। बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus in circular orbits without losing energy. तो क्या पॉस्टुलेट से? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट लूजिंग एनर्जी। ये बोल दिया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम गए हैं एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is balanced by electrostatic force between electron and nucleus। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के लिए उन्होंने ये बात कही। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट लूजिंग एनर्जी। विदाउट लूजिंग एनर्जी वाला वर्ड यूज कर लिया, बल्कि इन्होंने ये कहा कि आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स
out of infinite possible orbits, electron move only in those orbits where it does not lose energy. And called these orbits as energy levels or stationary orbits. मार्कर थोड़ा अच्छा लिखिए. और stationary orbits. क्या बात बोली उन्होंने? पहला तो पॉइंट ये बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट लूजिंग एनर्जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड तो इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं, 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम, 4 एंगस्ट्रॉम, 5. अच्छा 1 के डिनोमिनेशन में क्यों? 1.1 एंगस्ट्रॉम, 1.2 एंगस्ट्रॉम, 1.3 नहीं, 1.1 के डिनोमिनेशन में क्यों? 1.11 एंगस्ट्रॉम, 1.12 एंगस्ट्रॉम, 1.13 और छोटा कर लो, 1.111 एंगस्ट्रॉम, 1.1112. इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स आर देयर. उन्होंने ये बात कही कि आउट ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमता है जहां ये एनर्जी लूज नहीं करता. ऐसे ऑर्बिट्स को बोला एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स. ये ऑर्बिट्स कौन से हैं? जिनमें एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस only in those orbits where its angular momentum ये एक नया टर्म आया है एंगुलर मोमेंटम. क्या होता है ये? मास इंटू वेलोसिटी इंटू सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस, MVR. फिजिक्स में डिटेल में बताते हैं इसको कि ये किस किस का वेक्टर प्रोडक्ट है एंड ऑल दैट. वो सब हम यहाँ बात नहीं कर रहे. आपको तो टर्म याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. क्या बात बोल दी उन्होंने ये कहा कि वैसे तो इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकता है अराउंड द न्यूक्लियस. उनमें भी वो केवल उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है जहां पर वो एनर्जी कंजर्व रखता है या एनर्जी लूज नहीं करता. और उन ऑर्बिट्स को बोला एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी ऑर्बिट्स. साथ में ये भी कहा कि ये वो ऑर्बिट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. ऊपर वाला ये नोट कर लिया होगा, मैं बाकी की बात वहां लिखूंगा, जरा नोट कर लो एक बार. हाँ, क्या बोला इन्होंने ये बात कही कि MVR is the integral multiple n into h/2π, where MVR is called angular momentum of electron. And n is orbit number or number of stationary orbit. Number of stationary ऑर्बिट. ये स्टेशनरी ऑर्बिट का ऑर्बिट नंबर हो गया जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट. कुछ भी पॉसिबल है बट ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स.
तो n की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, मतलब 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π, उन्हीं में मूव कर सकता है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो क्या मतलब निकला? इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is quantized, that is can have only some discrete values, like what? 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π, etc. but can't have values like 1.5h/2π, 2.5h/2π, 2.75h/2π, etc. देखो क्या बात कर रहे हैं, कितना बढ़िया पॉइंट है ये। क्वांटाइज्ड का मीनिंग हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। क्वांटम मतलब मिनिमम ऑफ समथिंग। क्वांटम ऑफ करेंसी, इंडिया में अगर 1 रुपया सबसे कम चलता है, 1 रुपये से कम का नहीं चलता। तो कोई चीज अगर खरीदोगे तो 2 रुपए या 3 रुपए या 4 रुपए देने पड़ेंगे। 4.5 रुपए अगर 4 रुपीज 50 पैसा है ना, तो वो 4 रुपीज 50 पैसा मान लो वो नहीं लेगा, या तो 4 रुपए लेगा या 5 रुपए लेगा, 4 रुपीज और 5 रुपीज। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्वांटम क्या है? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 2 बॉडी के बीच में अगर चार्ज ट्रांजैक्ट होगा, आदान प्रदान होगा चार्ज का, तो वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, आधा, 1.5 या 2.5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ट्रांजैक्ट नहीं होंगे। तो ये क्या बात कर रहे हैं? mvr is equal to nh upon angular momentum of the electron can be 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π and so on, and cannot have any values like fractional value of h/2π। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की सर्टेन वैल्यूज ही पॉसिबल हैं। कंटिन्यूसली ऑल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल फॉर एंगुलर मोमेंटम। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो गाइज ये था बड़ा इंपॉर्टेंट। हालांकि बोहर मॉडल हमने शुरू तो कर दिया, सारे पॉइंट्स नहीं कवर हुए। पोस्टुलेट्स में अभी 2 पोस्टुलेट्स और भी बाकी हैं। दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, थोड़ा केयरफुली पढ़ें और इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें बेस्ड ऑन डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट। दैट्स इट फॉर नाउ।